हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरे साथ हैं संचिता, और संचिता से हम लोग बातें करेंगे। संचिता के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन संचिता से लेंगे और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है और मैं IIT जैम, नेट गेट, चेस्ट, TIFR के एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनको मेंटोर करता हूँ। और मेरे साथ संचिता है। तो संचिता ने जो है मुझसे पढ़ा, IITM की प्रिपरेशन करी, IIT जैम संचिता ने क्वालिफाई करा। इनको NITs में एडमिशन मिल रहा था, उतनी टॉप रैंक नहीं आई कि जिससे IITs में एडमिशन मिले। फिर उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट करा कि चलो ठीक है, NITs से बेटर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, गाइड करा, मैंने सब कुछ बताया, सारी चीजें। तो इन्होंने DU को क्वालिफाई करा, मतलब DU का एंट्रेंस क्रैक करा, और फिर उसके बाद BHU केमिस्ट्री फिजिक्स का एंट्रेंस क्रैक करा। और इस साल इन्होंने गेट भी क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये जब BHU DU की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो गेट भी क्वालिफाई हो गया। तो संचिता, अपना DU BHU के रैंक के बारे में, अपने बारे में, कहाँ से हो, BSc कहाँ से की, इस बारे में कुछ बातें बताओ। हेलो सर, मेरा नाम संचिता सिंह है और आई एम फ्रॉम प्रयागराज, इलाहाबाद, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल इलाहाबाद से। यहाँ से मेरा 10th एंड 12th कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन, मैंने अंडर ग्रेजुएशन इन PCM कंप्लीट किया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसी का ऑटोनमस कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। अच्छा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन के बाद मैंने जैम का एग्जाम दिया। तो जैम के एग्जाम में बहुत अच्छी तो IITs मिल जाए ऐसी रैंक नहीं थी। NITs मिल रही थी, हाँ। क्वालिफाई हो गया था, NITs के लायक थी रैंक। तो उसके बाद फिर ये लगा कि मतलब आफ्टर सर्चिंग ऑन नेट एंड आफ्टर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, तो ये हुआ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेटर हैं, उसके लिए प्रिपरेशन किया जाए। तो मतलब 14 फेब को जैम था, शायद 14 फेब को हाँ, जैम 14 फेब को था। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी भी 3-4 महीने बचे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने में, क्योंकि कोविड की वजह से सब लेट हो गया था। तो ये था कि जून जुलाई ऐसे ही होना है। तो 3-4 मंथ्स फिर लगा कि ये तो एनफ है, जैम की प्रिपरेशन ऑलरेडी थी ही, और कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर मतलब थोड़े डिक्रीज हो गए थे, नहीं तो उसमें भी में भी हो ही जाता। फिर चीज मिल जाती, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये था कि प्रिपरेशन तो अच्छी है, बस जो सिली मिस्टेक्स किए थे उसको अवॉइड करना था। जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था सही से, 3 घंटे के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं हो पाए थे, तो वो चीज अवॉइड करना था। उस पे मतलब जो जो गलतियां हुई थी उस पे फोकस किया कि क्या क्या गलतियां हुई थी जो कि अब रिपीट ना हो किसी भी एग्जाम में। तो पहला था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था, जो कि मॉक पेपर और PYQs, बेसिकली मॉक पेपर देख के इम्प्रूव किया गया है कि मॉक पेपर ही इम्प्रूव करते हैं टाइम मैनेजमेंट को। 3 आवर्स के अंदर आप कितना अच्छा पेपर कर सकते हो, तो ये मॉक पेपर ही इम्प्रूव करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मॉक दे लिया। उसके बाद ये था कि लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ फॉर्मूले भूल जाते थे। ऐसा पेपर में हुआ था, एक मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन आया था जैम में, तो उसका फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे भूल गए थे, तो उसकी वजह से वो एक क्वेश्चन 2 नंबर पे चला गया था। जबकि क्वेश्चन करना कैसे ये पता है, सब चीज पता है उसके बारे में, हाँ, बट फॉर्मूला ही नहीं याद है कि डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में है, अंडर रूट है कि नहीं। तो कुछ कुछ चीजें भूल जाती हैं। तो ये था कि अब फॉर्मूला पे फोकस करना है। तो अब ये था कि 1 महीने पहले से ही, एग्जाम की 1 मंथ पहले से ही रोज फॉर्मूला शीट डेली का डेली रिवाइज करना रहता था। तो एक ये था कि एक ये इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर में, और गेट में भी, मतलब उसके बाद के कोई भी पेपर में। तो 3-4 मंथ्स में तो ये प्रिपरेशन किए थे, ये इम्प्रूवमेंट थे बेसिकली। और भी था कि, पर ये था कि ये हो जाएगा, इतना विश्वास था कि जो गलती थी उसको अवॉइड कर देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद फिर पेपर दिए थे 4 मंथ्स के अंदर। कब था मेरा, सितंबर में पेपर था। तो उसके बाद DU क्वालिफाई हो गया था। तो DU में मेरी बताओ। ऑल इंडिया रैंक 24 थी, और BHU में मेरी ऑल इंडिया रैंक 65 थी। तो ये दोनों एग्जाम तो क्वालिफाई हो गए थे।
तो अक्सर जो है बच्चे पूछते हैं, मतलब मुझसे भी पूछते हैं कि सर जो है लोअर एनआईटीज लेनी चाहिए, टॉप एनआईटीज लेनी चाहिए, लोअर आईआईटीज लेनी चाहिए, बीएचयू लेना चाहिए या डीयू लेना चाहिए, बीएचयू लेना चाहिए, डीयू लेना चाहिए या एनआईटीज लेनी चाहिए। वो कंपैरिजन का अक्सर पूछते हैं, तो मैं उनसे एक जवाब देता हूँ सिंपल सा कि भाई तुम मुझको जो है दोनों का एडमिशन लेटर मुझको दिखाओ, यानी कि बीएचयू का भी एडमिशन लेटर दिखाओ, तो मुझको डीयू का भी एडमिशन लेटर दिखाओ, फिर मुझसे पूछो कि जो है कहाँ एडमिशन लेना है, तब मैं जवाब दूंगा। तो बच्चे ऐसे ही पूछते हैं कि सर कहाँ एडमिशन लेना है, तो मैं पूछता हूँ क्या एनआईटी में एडमिशन तुमको मिल रहा है, क्या बीयूएचयू में तुमको एडमिशन मिल रहा है, अभी एग्जाम नहीं दिया, अभी फॉर्म तक नहीं आया है, वो पहले से ही पूछना चालू कि सर क्या बेटर है। बेटर तो तब है जब हमारे पास ऑप्शन हो, अभी ऑप्शन में वो चीज नहीं है, तो बेटर का डिस्कस करके अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। तो संचिता से आप लोग देख सकते हैं कि संचिता ने बीएचयू भी क्वालिफाई करा, डीयू भी। अब पूछो तो बताने में भी अच्छा लगे कि हाँ क्या बेटर है। तो बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम पे फोकस करिए, उसके रिजल्ट पर फोकस ना करिए, अपने वर्किंग पे, अपने प्रोसेस पे फोकस करिए, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, अच्छा आएगा। जब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो उनमें से एक चूज करना अच्छा होता है, और पहले से ही प्रोबेबिलिटी से एग्जाम देने से पहले ही सोचना कि ये होगा तो ये यहाँ ले लेंगे, वहां ले लेंगे, ये सब टोटल टाइम वेस्ट है। बच्चों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो संचिता ये तो, हाँ बताओ बताओ बेटा। कह रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और प्रेशर भी बिल्डअप होता है फिर, अगर पहले से इतना वो कर लिया जाए कि आईआईटी बॉम्बे ही बेटर है, मतलब बेस्ट आईआईटी बॉम्बे कानपुर, ये तो प्रेशर बिल्डअप होता है। हाँ सही बात है। फिर ऑप्शन की तो बात होती है, अभी कोई पूछे था डीयू में एडमिशन ले या आईटी और आईआईटी में एडमिशन ले, तो ये कोई सवाल का, इसका भी डीयू का एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे एडमिशन बट थोड़ी नहीं रहा है आ जाओ एडमिशन ले लो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट थोड़ी नहीं हो रहा है आ जाओ एडमिशन ले लो, बट थोड़ी नहीं रहा एडमिशन। भाई एग्जाम निकालना पड़ेगा, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब एडमिशन मिलता है। तो एटलीस्ट बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक एग्जाम क्वालिफाई कर लो, दो ऑप्शन हो साथ में, उसके बाद ही खुद भी इस बारे में सोचो और टीचर से भी पूछो, वरना तुम अपना और टीचर्स का भी जिनसे पूछते हो उनका टाइम वेस्ट करते हो। उससे बेटर है कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, उसको क्रैक करने का सोचो। तो बीएचयू डीयू की जो तुमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन की, देखो संचिता, भी आईडीएम 2022 का रिजल्ट आ गया है, बहुत से बच्चों ने अच्छा करा है, आईआईटीज जाएंगे, कुछ बच्चे एनआईटीज जाएंगे, कुछ टॉप एनआईटीज जाएंगे, कुछ लोअर एनआईटीज जाएंगे, हो सकता है कुछ एनआईटीज ही ना जा पाए, अलग अलग तरह के पूरा हमारा आईटीएम में क्वालिफाई होते हैं, उनका अलग अलग तरह का बैंड होता है, कितनी रैंक से यहाँ तक आईआईटीज जाएंगे, इस तरह से रहता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनका ये सोचना है कि जैसे तुम नहीं हो कि एनआईटीज मिल रही है, नहीं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, यहाँ का थोड़ा सा बेटर है चीजें। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएचयू डीयू जैसे एग्जाम्स को क्या इनके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताओ कि तुमने क्या क्या चीजें खुद से करी, सेल्फ स्टडी क्या क्या चीजें तुमने करी। हाँ सर, सबसे पहले तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो फोकस कर रहे हैं, जिनका जैम में नहीं हो पाया है किसी भी कारण की वजह से, तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले अपने जैम की जो प्रिपरेशन है, जितना जैम का कंप्लीट है उसको कंटिन्यू रखना है। मेरे में ये था कि मेरा जैम का मैंने जितना किया था, उसकी शॉर्ट नोट्स, उसकी फॉर्मूला शीट्स, उसका जितना भी था सब कंटिन्यू रखा मैंने, उतना तो पढ़ा ही पढ़ा। उसके बाद उससे हट के भी कुछ चीजें आती हैं डीयू बीएचयू में, जैसे मैथमेटिकल में स्पेशल डिफरेंशियल्स आ गए हैं, बेसल्स फंक्शन, हर्माइट, इस पे हाँ, तो इस पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब और काफी क्वेश्चन आते हैं इसके जनरेटिंग फंक्शंस पे क्वेश्चन आ गए हैं, और ऐसा नहीं एक दो आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, एक ही पेपर में 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ये सब पे ऐसे फोकस करना है। कुछ अलग टॉपिक जैसे लेजर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स है, और डिफ्रैक्शन में जैसे जोन प्लेट्स एक्सेट्रा, ये सब पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये था मेरा कि मैंने क्या किया कि डीयू का जो सिलेबस है बीएससी ऑनर्स का, वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, और क्योंकि वो ऑनर्स का सिलेबस है, तो हमने उसको डाउनलोड किया, और उस पर जितनी एक्स्ट्रा चीज है अपार्ट फ्रॉम जैम, वो सबको अंडरलाइन कर लिया कि ये चीज एक्स्ट्रा है, ये चीज पढ़नी है। और उसके बाद फिर उसमें भी फिर मैंने पीवाईक्यू देखे थे, बीएचयू के, डीयू के, ये सब के पीवाईक्यू देखे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि इसमें अब जितने मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया है उसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत लेंदी हैं, बट आ नहीं रहे हैं पेपर में इतना, जैसे कि मैंने एफईटी है, मॉसफेट है, ये सब मैंने हटा दिया था, ये सब मैं नहीं पढ़ के गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने एफईटी, मॉसफेट, ये सब नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले नहीं थे इसके डीयू के पेपर में, कुछ थे
पर वो फिर ये था ना कि इतना लंबा टॉपिक पढ़े, फिर इससे मार्क्स गेन केवल ऐसे 4 मार्क्स, एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा गेन हो रहा था, तो मैंने कुछ टॉपिक्स हटा दिए थे और पर कुछ से जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो पढ़ लिए थे। तो ये था कि जैम का प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो सब भी पढ़ा था साइड बाय साइड। अब जिसके पास टाइम है, जैसे कि अब इस साल पेपर कोरोना की वजह से लेट हो रहा है, तो अगर 5-6 महीने का टाइम है तो वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं सारे टॉपिक्स। बट अगर उसके बाद भी कुछ अगर टाइम नहीं बच रहा है, जैसे 1-2 महीने में, 3 महीने में अगर हो रहा है, तो पहले वो चीज कर लें जो पीवाईक्यू के अंदर आ रही है, जो उसकी इम्पोर्टेंट की है, जिसके मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं। और उसके बाद कुछ जो पीवाईक्यू उसमें नहीं आ रही है उसको स्किप भी किया जा सकता है। और उसके बाद एक और दूसरा मेन फैक्टर था पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो करना ही करना, वो तो सबसे मस्ट है। उसके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब, कुछ लोग ऐसे पीवाईक्यू करते हैं कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं बन रहे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन, डी में 50 क्वेश्चन है, तो खुद से किया, 25-30 क्वेश्चन बन गए, और अगर 20 क्वेश्चन नहीं बने तो उसको स्किप कर दिया। फिर एग्जाम टाइम, लास्ट टाइम तक वो क्वेश्चन बने ही नहीं, पर उनको लगता है कि हमने तो 1 साल का पेपर कर लिया है। तो ऐसा करना चाहिए। वो 30 क्वेश्चन तो आपने कर लिए हैं, वो तो ठीक है, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको भी करना है। आंसर शीट देख के करो, सोल्यूशन देख के करो, टीचर से पूछ करो, कैसे भी करो, वो तो करना ही करना है। क्योंकि अगर 50 के 50 क्वेश्चन होंगे तभी उसको बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो ये पीवाईक्यू किया था। हाँ, पीवाईक्यू और पीवाईक्यूज लगाने हैं तो बेसिकली पूरे लगाने हैं, मतलब बेसिकली पीवाईक्यू से सीखना है। हम कोई भी क्वेश्चन पेपर, जैसे बीएचयू में 120 क्वेश्चन आते हैं, अब 120 तो नहीं लगेंगे, 50-60 क्वेश्चन लगेंगे। अब उनमें से 120 में 10-20 तो ऐसे मैं मान सकता हूँ जिनको छोड़ ही देना बेटर है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ दिया, 50 तुमसे 60 तुमसे लग गए। अब जो बचे हुए 40 क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन है, उनके लिए क्या करो, उनके सोल्यूशन, उनके आंसर की देखो, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो किताबों से, और उनको सीख लो। तो यानी कि एक सब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर माना जाएगा। तो पीवाईक्यू उसकी प्रैक्टिस का यहाँ पर ये मतलब होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात संचिता ने बताई कि सिलेबस के लिए अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर बीएचयू का सिलेबस क्या है, डीयू का सिलेबस क्या है। इनके एंट्रेंसेस का, एमएससी फिजिक्स का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो बेस्ट वे जो है, मैंने भी बताया ही होगा कि जो है बेस्ट वे यही है सिलेबस डाउनलोड करने का, कि पता करने का कि उनकी वेबसाइट में जाओ, जो उनका ऑनर्स का सिलेबस है वही डाउनलोड कर लो। ये मैंने बच्चों को बताया था अपने कि ऑनर्स का सिलेबस डाउनलोड कर लो, और उसको डाउनलोड करने के बाद वही जो वो अपने बीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं वही वो एमएससी के एंट्रेंस में पूछेंगे। वो ये चाहते हैं एमएससी करने हमसे, यहाँ मेरे यहाँ आ रहे हो तो जो मेरा बीएससी का लेवल है तुम उस लेवल तक पहुंच जाओ, कहीं से भी तुमने बीएससी करी हो, तो उसके लिए एंट्रेंस होता है, पूरा सिस्टम है। तो उसमें जो है सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। तो जो आईआईटी जैम की चीजें उनको तो रिवाइज करना ही है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनको कवर करना है। एक्स्ट्रा टॉपिक जब आप देखने बैठोगे तो बहुत सारे हैं, ऐसा लगेगा आईआईटीएम से 2-3 गुना टाइम्स जो है सिलेबस ज्यादा है, अब इतना तो कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसके बाद उसमें देखो कि किस तरह के क्वेश्चन, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को वो टारगेट कर रहे हैं जो आईआईटी जैम में नहीं आते थे। जैसे संचिता ने स्पेशल फंक्शंस का एग्जाम्पल लिया, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आईआईटी जैम में नहीं आती हैं लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं, क्योंकि बीएससी ऑनर्स के सिलेबस में बहुत सारी चीजें होती हैं। यही था संचिता। और सर मॉक पेपर, हाँ, और मॉक पेपर के बारे में संचिता ने बताया कि मॉक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट और सारी चीजें पता चल जाती हैं। हाँ, फिर आगे और कोई स्ट्रेटेजी हो, कुछ और डिस्कस करना हो, बच्चों को बताना हो? सर यही मेन है कि मॉक करना रहता है, देन पीवाईक्यूज सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से करना रहता है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मेन यही है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी करना रहता है, क्योंकि जैम का सिलेबस में काफी चीजें 12th लेवल की हैं, और मतलब और बीएससी और 12th का कुछ सिलेबस बीएससी का नहीं है उसमें, पर वो आते हैं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, तो वो तो करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में क्या बताया तुमने? जैसे मीन फ्री पाथ वाला बताया, तो फॉर्मूलाज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? फॉर्मूला का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें केवल आपकी नॉलेज नहीं चेक होती है, कहीं ना कहीं आपकी मतलब एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब सब चीज चेक होता है कि आपके फॉर्मूला पास याद है कि नहीं है। फॉर्मूला का एक मेमोरी चेक होती है, फिर आपकी नॉलेज तो चेक होगी ही, कॉन्सेप्ट्स कितना अच्छा बना सकते हैं, उसके बाद आप टाइम कितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो कंपटीशन में हर चीज चेक होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें फिजिक्स आती है, हमारे पास नॉलेज है, तो वो एग्जाम क्रैक ही हो जाएगा। तो फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फॉर्मूला हमें टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं तो हमारे पास डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा कि हम पूरा रेंज का, हाइट का फॉर्मूला डिराइव करें।
तो वहां पे हमें ये होना चाहिए कि हमें उसके फॉर्मूला जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g है, ये याद होना चाहिए ऐसे करके फॉर्मूला। अब मैं अभी भूल गई हूँ, गलत बताया मैंने, बट ऐसा ही कुछ था ना। तो जिस वक्त एग्जाम हो उस वक्त तो आपको सब सही सही याद होना चाहिए। और थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले हैं, जैसे मीन फ्री पाथ हम भूल गए थे, बट उसके बाद से फिर ये था कि इसीलिए ये उसमें सबसे बड़ा सीखा था कि फॉर्मूला तो याद होने चाहिए। तो मैंने ये किया था कि फॉर्मूला शीट तो सर ने बनानी सिखाई होगी, सबको सिखाई होगी, ये तो पक्का है। और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट अलग होती हैं। फॉर्मूला शीट आपकी A4 पेपर पे बन जाएगी, 1-2 पेज या 3 पेज। अगर लेंथी टॉपिक है तो 3-4 पेज में आपकी फॉर्मूला शीट्स हो जाएंगी, और उसको आपको डेली रिवाइज करना है। और रोज अगर नहीं हो पाता है तो एग्जाम से पहले तो आपको डेली करना ही करना है, 2-3 हफ्ते पहले। मतलब वो सारे फॉर्मूला आपको एकदम टिप से होने चाहिए। एग्जाम टाइम आपको 3 घंटे के अंदर आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े, क्योंकि आप उस टाइम को कॉन्सेप्ट में और क्वेश्चंस करने में सॉल्व करेंगे। तो वो तो चीजें ये है कि फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट आप लगा के क्वेश्चन करें, उतने वो टाइम जाता है फॉर्मूला याद करने में। और जैम में तो मैंने देखा कि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, वो एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन आया था, और उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो ऐसा। और सबसे मेन, अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। एकदम क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन पूछ लिया था एक बार ऐसे, मतलब। और उस वक्त 3 बहुत नंबर सारे था फॉर्मूले, बहुत होते हैं फॉर्मूले। तो अगर कोई ईमानदारी से फॉर्मूले भी कर ले तो एक अच्छा स्कोर अपना कर ले जाएगा। हाँ, केवल फॉर्मूले, और ऐसे जो एक सिंगल या फिर सिंगल 2 लाइन स्टेप वाले जो सोल्यूशन। चीजें होती हैं, 1 पॉइंट वाली चीजें होती हैं, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ और कॉम्पटन इफेक्ट से हमको क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो पूछते हैं। 1 लाइन वाली जो चीजें होती हैं, 1 लाइन स्टेटमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि फॉर्मूले का जो यहाँ पर जो बात हो रही है, फॉर्मूले का मतलब ये नहीं कि सिर्फ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फॉर्मूले का मतलब ये भी है कि जो 1 लाइन वाली हमारी चीजें हैं छोटी छोटी, उनको भी आपको लर्न करना है, वो भी फॉर्मूला के अंदर ही वो सारी चीजें आती हैं। बीएचयू का एक बहुत स्टर्न कर लैक तो बहुत फेवरेट है ये बीएचयू में। उसमें काफी चीजें एलिमेंट्री पार्टिकल से आती हैं, जैसे ये अब जैम का सिलेबस नहीं है, पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो एलिमेंट्री फिजिक्स है, स्टैंडर्ड मॉडल वाला, तो वो बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अब क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, तो आपको याद होनी चाहिए, यूडी, ये सब याद वो होना सब याद चाहिए। होगा तो फिर वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दो क्वेश्चन भी आ गए तो फायदा है, बेनिफिट है। हाँ, 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो तो जाता संचिता, तुम्हारे डीयू में कितने मार्क्स थे? है। डीयू में मेरे 92 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। आउट ऑफ, यानी कि 50% भी पूरे नहीं थे। तो बच्चों के दिमाग में वो हाँ, बैठा होता है ना कि 100% मार्क्स लाने हैं तभी क्वालिफाई होगा। मतलब ऐसा 50% कुछ मार्क्स नहीं। नहीं है, 92 मार्क्स है, तब भी जो है ऑल इंडिया रैंक 24 आई है। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, तब भी 24 ऑल इंडिया रैंक आ गई है। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये चीजें आप करते रहो, प्रोसेस पे बिलीव करो, वाईक्यूज आप लगाओ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, लर्न करो। इतनी चीजों को काम करोगे, रैंक और मार्क्स सब कुछ अच्छे ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छा आएगा। बच्चे ये काम नहीं करते हैं और रैंक और मार्क्स के बारे में सोचते रहते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि जैम में जो बच्चे अपेयर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, मेनली क्या होता है, जैम में इतनी अच्छी रैंक नहीं आती संचिता, इसीलिए वो अपेयर होते हैं। मतलब आईटी नहीं मिल रही होती है, वही होते हैं ना। अब किसी को आईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल रहा हो या आईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल रहा हो, तो वो तो बीएचयू जाएगा नहीं। तो शायद ही कोई एक हो पूरे देश में जो चला जाता हो, तो ऐसे बच्चे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो वही होते हैं मोस्टली जो एनआईटीज मिल रही है, लेकिन अब क्या करें। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं जैम के बाद। थोड़ा सा उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आईटी जाएंगे, नहीं आ पाई उस तरह की रैंक, तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेशर आ जाता है और पढ़ाई से एक रिदम टूटने लगता है। तो वो बच्चे अपने आप को एनर्जेटिक होके आए और स्टार्ट कर दें जैम से ही। जो पढ़ा है जैम में उसी को पहले रिवाइज करो, क्योंकि वो भी आना है एग्जाम में। बीएचयू के मतलब नहीं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं। ही और भी को समझो, भी का मतलब आईटी जैम से रिलेटेड सिलेबस के भी क्वेश्चन आएंगे और एक्स्ट्रा टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। और बच्चे ये नहीं कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ही आएंगे तो आईटीएम को भूल जाओ। आईटीएम को जो सिलेबस है वो करना है, उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर करना है। यही है संचिता? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ये सारी बातें हैं। और कुछ तुमको बताना हो? तुम्हारा ही आज इंपॉर्टेंट है बोलना, मेरा इतना नहीं है, क्योंकि बच्चे तुमसे ही सीख रहे हैं कि जो है कैसे प्रिपेयर करा जाए, जो फ्यूचर एस्पायरेंट है वो सारी चीजें। हाँ, तुम कुछ बताना हो तो बताओ बच्चों को।
नहीं सर, इतना ही था, मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना बताया है। इसी को अच्छे से फॉलो करें तो यही मेन स्ट्रैटेजी है। इसी को अच्छे से फॉलो करने पे कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। और ऐसा मतलब कि जो लोग ऐसे डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, अगर एग्जाम में नहीं हो रहा है या एनआईटीएस मिल रही हैं, तो मतलब उनको ये देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसमें तो 1-2 नंबर से बहुत ज्यादा रैंक डिफर कर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर उनके पास उनकी अच्छी नहीं है फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट। वो तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अब कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है ना एग्जाम है, तो जरूरी नहीं आपकी नॉलेज ही वीक हो, कभी कभी कुछ और फैक्टर्स हो जाते हैं, तो उनको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और रही बात DUBHU की, तो ये सब भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और इनका जो सिलेबस है वो भी ऐसे नियरली IIT के सिलेबस जैसा ही है, तो यहाँ का भी एक्सपोजर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो आप लोग पढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी आइए, DUBHU आइए, इनका भी एक्सपोजर बहुत अच्छा है। और उसके बाद एट लास्ट हम लोग को नेट गेट के लिए फाइट करना है। और मतलब किसी भी IITs में जाओ, एडमिशन लो, इंटीग्रेटेड PhD में हो जाता है तब तो बात अलग है। अगर नहीं हो रहा है, MSc कर रहे हो, IIT से करो, लोकल कॉलेज से करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, NIT से करो। अगर आपको लाइफ में आगे कुछ करना है, लेक्चरशिप ज्वाइन करनी है कहीं पर, या PhD करनी है, JRF लेना है, तो उसके लिए आपको नेट देना ही पड़ेगा। और IITs में जाके, NITs में जाके फिर से PhD करना चाहते हो तो गेट देना ही पड़ेगा। तो इन एग्जाम्स को अल्टीमेट गोल सभी का ये होता है कि नेट गेट को क्वालिफाई करना है। तो वो सब इक्वल है। और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हो बच्चा, IIT से कर रहा हो, लोकल यूनिवर्सिटी, उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप MSc में जो आपको कराया जा रहा है, हम क्यों कोशिश करते हैं कि IIT जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाए, क्योंकि यहाँ का एक बेनिफिट ये होता है कि करिकुलम अच्छा होता है, उसके साथ साथ जो हमको एटमॉस्फेयर मिलता है, चीजें मिलती हैं, और जो फैकल्टीज होती हैं, और जिन बुक्स को रिकमेंड किया जाता है, जिन बुक से पढ़ाया जाता है, वो सब थोड़ा सा अपग्रेडेड चीजें होती हैं, तो एक अच्छा सीख पाते हैं हम। तो उससे जो है नेट गेट जैसे एग्जाम्स में भी हेल्प होती है और सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्फ स्टडी होती है, आप कितना सीख रहे हो। 2 IIT में बच्चे पढ़ रहे हो, लेकिन एक बच्चा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो IIT से MSc करने के बाद भी नेट गेट उनका नहीं निकलता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो अब वही बात है कि IIT में तो अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा आप खुद से मेहनत कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, और एक नहीं सीख रहा है, तो फिर वही चीज है। तो कॉम्पिटिशन तो हमेशा रहना है लाइफ में, तो उससे परेशान ना हो। तो ये बातें यही हो गई, हमको लगता है प्रिपरेशन से रिलेटेड ये सारी बातें हो गई। अच्छा, कुछ ये कि DUBHU में जो अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, तो तुमने कहाँ एडमिशन लिया, ये अभी तक बात नहीं क्लियर हुई है। सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लिया है। नहीं, ये मुझको तो मालूम है, बच्चों को बताना हैगा। DU में जो है संचिता ने एडमिशन लिया, तो यही है। अब कोई भी मुझसे पूछे तो मुझको 2 रिजल्ट दिखाए, 2 स्कोर कार्ड दिखाए मुझको, एडमिशन लेटर की, सर यहाँ से भी एडमिशन ऑफर आए, यहाँ से भी, अब तब मैं बताऊंगा कि कहाँ पर लो। उससे पहले कोई नहीं किया, अभी हुआ कहीं नहीं ना, अभी जैम का एग्जाम नहीं हुआ है, सर क्या करें। मतलब इस तरह का फालतू का सवाल बच्चों का लगा रहता है। तो मतलब वो अपना भी माइंड डाइवर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, टीचर्स का भी जो कंजर्वेटिव टाइम है उसको, मैं टाइम वेस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि बच्चों का गाइड करना ही हम लोगों का फर्ज है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछो जो जवाब दिए जाएं जिनके। और DU में एडमिशन लिया, तो DU में कैसा क्या सिस्टम वहां, तुम्हें कैसा लगा, अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है मतलब तुम्हारा वहां का? अच्छा तो है ऑब्वियसली। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, हाँ एक्सपोजर तो बहुत अच्छा है। और अभी तो क्या ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन हो तो और भी अच्छा एक्सपोजर होगा, मतलब वहां जाके फिर इंटरैक्ट करने में, क्योंकि ऑनलाइन इतना इंटरैक्ट हो नहीं पाता है फैकल्टीज से भी, तो वहां जाके टीचर से इंटरैक्ट करने में भी ऑफलाइन तो ऑफलाइन है, वो तो सबसे बेस्ट होता ही है ना। रिप्लेस नहीं कर सकता, सही बात है। हाँ, लेकिन फिर भी करिकुलम वगैरह सब अच्छा है। करिकुलम तो बहुत अच्छा है, फिर एग्जाम्स के पैटर्न भी, मतलब एग्जाम्स यहाँ के अच्छे होते हैं, इंटरनल जैसे हो चुका, और फिर लैब एक्सेट्रा ये सारे सिस्टम अच्छे हैं। मतलब कि जैसे और सबसे मेन बात है कि फैकल्टी काफी हेल्पफुल है, टीचर्स मतलब कुछ भी पूछो तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छे से। सबसे अच्छा तो ये लगा, फैकल्टी काफी अच्छी है। ये तो है। और संचिता ने इस बार गेट भी एग्जाम दिया, तो क्वालिफाई कर दिया तुमने गेट? चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट और फ्यूचर के लिए। और आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जो मैक्सिमम प्रिपरेशन के हम लोगों ने टिप्स दे दी है। बाकी मैं और आगे वीडियो बना के और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये, लेकिन यही वीडियो हमारा आधार होगा, मतलब बेस होगा, जो संचिता ने बातें बताई हैं और जो मेरा खुद का एज ए एक्सपीरियंस है। जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे BHU DU में पढ़ रहे हैं अपने, तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है,
के हिसाब से मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। ऑलरेडी मैंने 2021 में बनाई थी, इस बार भी मैं बनाऊंगा अभी, लेकिन ये मैंने वीडियो बना दी ताकि आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। और थैंक यू संचिता मेरी तरफ से, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प मिलेगी तुमसे, और तुमने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, डीयू जैसे इंस्टीट्यूट से आप एमएससी कर रहे हैं और आप हमने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया, तो थैंक यू बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से भी। और कुछ कहना हो और बच्चों को कुछ कहना हो उनके लिए, मतलब विशेष करनी हो, कुछ एग्जाम वो में अपियर होंगे और मोटिवेट कुछ करना हो तो कह दो, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को यही कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम्स तो लाइफ का पार्ट है, तो इससे इतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से, और जो हो गया सो हो गया, बस उससे हमें जो फेलियर्स है उनसे हमको ये लेना है कि सीख लेनी है हमें, और उसकी जो हमने गलती किया उसको इम्प्रूव करना है, और नेक्स्ट एग्जाम में ऐसी गलती ना हो, बस ये चीज देखनी है। एग्जाम्स तो हो गया, अब उसको इतना ज्यादा ऐसे लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है, आगे आने वाले सारे एग्जाम्स फिर खराब हो जाएंगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट और सारे एग्जाम जो आ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। चलो ठीक है संचिता, हमको लगता है एंड करना चाहिए आज के सेशन को, तो और कुछ बातें तो रह नहीं गई हैं, मोस्टली हम लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी बात कर ली, कुछ होगा तो फिर कभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो एंड करते हैं आज की वीडियो। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स। थैंक यू।